यस क्लास। सो दिस इज ओल्ड बैच जैसा मुझे पता चला है, एंड ये कॉमन बैच है फॉर एसएससी एंड बैंक बोथ। ओके, यस क्लास। गुड आफ्टरनून मनीषा। दिस इज कॉमन बैच फॉर एसएससी एंड बोथ, एसएससी एंड बैंक बोथ। ओके ओके। सो क्लास, मुझे जितना पता चला है दैट आपकी प्रीवियस टॉपिक्स जो डिस्कस हो चुके हैं, मुझे पता चला है रोमा मैम ने बताया कि आपके कुछ टॉपिक्स पेंडिंग हैं जिनको आपको कवर करना है। ठीक है, सो मैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको बता दूं। मुझे नहीं पता कि आप में से किस स्टूडेंट ने या फिर आप सबने मिलकर ये टॉपिक्स बताए हैं या जैसे भी है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी कवर हो चुका है आपका, डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, 5 ईयर प्लान, इन्फ्लेशन, budget and current budget, historical backgrounds of the banking, RBI and its functioning, and money market. These topics are actually covered by the Alokit sir. Am I right? क्लास, ये टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं मेरे ख्याल से। ओके ओके, ठीक है। एंड मुझे जो कवर करने हैं, आपने जैसा बताया है कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सेंसस, टाइप्स ऑफ एटीएम एंड द बैंक अकाउंट, और वेरियस स्कीम्स। ठीक है, ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। एंड कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं जिसमें से ट्रॉफीज यू हैव डन, एंड बचे हुए टॉपिक्स हैं फेस्टिवल्स एंड डांस फॉर्म्स। गुड आफ्टरनून संदीप। टॉपिक्स जो नहीं कंप्लीट हुए स्टैटिक जीके में वो है फेस्टिवल्स एंड डांस फॉर्म्स, बैंक हेडक्वार्टर्स एंड द टैगलाइंस, नेशनल पार्क्स ऑफ द वाइल्ड एंड द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, कंपनीज, मिनी रत्नास एंड महारत्नास, capital and currencies, governor and CM, portfolios in Modi government, nuclear power plant, dams on the river, airports, और आपका famous personalities related to the institutions and computer technologies. Okay, so ये आपकी स्टैटिक जीके की पार्ट जो कि कवर अप करने हैं। देखिए, मैं आपको सिंपल से पहले आज एक बात बता दूं, जो आपने ये स्टैटिक जीके के पार्ट में टॉपिक्स दिए हैं ना, इनमें से कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि अगर आप अभी कवर कर भी लेंगे तो होता क्या है कि वो आगे के टाइम पर आने वाले जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो दैट में बी चेंज फाइन, और हो सकता है कि उतने टाइम पर आप दोबारा से उनको कवर करो, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक आपके गवर्नर एंड सीएम की अगर बात करें, ये हो गए। साथ के साथ आपकी कंपनीज, मिनी रत्नास एंड महारत्नास, ये भी हो सकता है कि आपके कुछ चेंजेस होते हैं क्योंकि मिनी रत्नास कुछ महारत्नास में कन्वर्ट होती हैं, तो उसमें भी हो सकता है चेंज। साथ के साथ गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। अब प्लीज सुन लीजिए। हाँ, मैंने आप सबकी गुड आफ्टरनून ले ली है। आप सब खुश रहिए। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। यस यस कृतिका, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून खुशी। सो प्लीज मैं ये बोलूंगा, स्टैटिक जीके की जो टॉपिक्स आपने मुझे बोले हैं ना, दीज टॉपिक्स कुछ तो ऐसे हैं जो कि हमें डायरेक्टली बस पढ़ना है। मतलब देयर इज नो एनी मतलब देयर इज नो एनी स्ट्रैटेजी टू लर्न दैम, क्योंकि आप नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की बात करें तो वो भी आपको डायरेक्टली याद करना है। ठीक है, फेस्टिवल एंड डांस फॉर्म में हम कह सकते हैं कुछ डांस फॉर्म्स में आपके ट्रिक काम आ जाएंगे। बैंक्स एंड हेडक्वार्टर्स हैं, वो भी टैगलाइंस याद करनी है। बाकी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, याद करने हैं। ठीक है, तो मुझे आपको ये करना है कि मैं इनके पीडीएफ्स बना के रखूंगा, और मैं क्लास में, ये नहीं है कि श्योरिटी की किस क्लास में क्या डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको मैं कर दूंगा कवर, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक है और इनमें इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी एसएससी के बच्चों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बैंक्स के स्टूडेंट्स के तो टॉपिक इसमें ऐड ही नहीं किए हुए हैं जितना मैं देख पा रहा हूँ। बैंक्स हेडक्वार्टर्स एंड टैगलाइंस, ये आपके बैंक्स के टॉपिक में आ जाएगा। बाकी बैंक्स में आपको ऑथर्स एंड बुक्स का भी करना पड़ेगा, बुक्स एंड ऑथर्स, और आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज भी ऐड करनी पड़ेगी फॉर बैंक स्टूडेंट्स, करंट रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके वो टॉपिक जो कि स्टैटिक से अलग हैं, जो आपने बताया है कि कवर करने हैं मुझे। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
आपका जो पेंडिंग है, वन इज ऑफ योर पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी की बात करें तो व्हाट इज पॉवर्टी एक्चुअली, देखिए पॉवर्टी हमारी होती क्या है, पॉवर्टी को हम ये कहते हैं कि जो पॉवर्टी हमारी बेसिकली अनेबल टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, यानी हमारी बेसिक नीड्स जो लाइफ की होती हैं और वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही हो तो वो हमारी किस में आती है, गरीबी में आती है। हम ये कह सकते हैं कि गरीबी जो है ना वो किसी के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग उनके प्लान्स के हिसाब से हो सकते हैं, क्योंकि किसी इंसान के लिए पॉवर्टी एंड आपका अनएम्प्लॉयमेंट यस बैंक्स के लिए है, और आपका मतलब आरआरबी में भी पूछा जाता है, आरआरबी के एग्जाम्स में भी, इवन क्लार्क में भी पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी मेन फोकस इसका जो रहता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का, वो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए ज्यादातर रहता है, ठीक है। क्वेश्चंस बन जाते हैं कुछ कुछ, जैसे कि इनके सर्वे कौन करता है पॉवर्टी के, इनसे रिलेटेड बन जाता है, ठीक है। स्कीम से रिलेटेड बन जाता है कि पहले के टाइम पर पॉवर्टी के लिए क्या क्या चेंजेस बैंक गवर्नमेंट ने किए थे, इससे रिलेटेड बन जाता है, ठीक है। तो पॉवर्टी बेसिकली क्या है, विच इज एक्चुअली अनेबल टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, पॉवर्टी इज द डिफाइंड, संभवी कुछ कहना चाहते हैं आप? Poverty is defined in a variety of ways world over, but the basic definition is poverty is a state in which the people are defined the financial resources and essential to lead a minimum standard of the life. यानी उनके लिए जो उनका मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए वो उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्या कहलाते हैं, पुअर कहलाते हैं, और बेसिकली वो पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। एंड वेल बीइंग दैट्स कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल इन दी सोसाइटी, और हम ये भी कह सकते हैं कि पॉवर्टी डिफाइंड होती है हमारी वेलबींग के हिसाब से भी, जो कि एक सोसाइटी कंसीडर करती है कि हाँ ये एक स्केल होना चाहिए हर किसी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, ठीक है, बेसिक नीड्स के साथ। हाँ जी सर, थोड़ा स्लो सर, लिटिल बिट स्लो, फास्ट हो ओके रहा है ओके थोड़ा। ओके ओके ठीक है, मैं स्लो बोल देता हूँ। बाकी मुझे स्लो में ना काफी बोरियत होने लगते हैं दीपक, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे में क्या चल रहा है, चलो ठीक है। ओके सो पॉवर्टी बेसिकली हमारी क्या है, जब हम किसी भी सोसाइटी के साथ अपने आप को इंक्लूड करें तो हमारा वेलबींग उस सोसाइटी के हिसाब से कंसीडर्ड होना चाहिए कि हम उस सोसाइटी को मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम पुअर हैं अगर हम उस सोसाइटी के हिसाब से मैच नहीं कर पा रहे हैं, और अगर हम सोसाइटी से ज्यादा हैं और बाकी सोसाइटी लो है तो इट मीन्स वो सोसाइटी पुअर है और वो पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसी के बेसिस पर पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। पॉवर्टी आपकी 3 टाइप्स की मेनली डिफाइन की गई है बाय द जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं उसके हिसाब से ये कहा गया है कि पॉवर्टी जो है वो 3 टाइप्स की कौन सी होगी। वन इज ऑफ योर एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड सेकंड वन इज ऑफ योर रिलेटिव पॉवर्टी, एंड द थर्ड वन इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देखिए होता क्या है, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स है ना, जो कि अचीव करने के लिए बोला गया है 2030 के हिसाब से, वो हमारी बेसिक नीड्स से ही रिलेट करते हैं सारे। अब बेसिक नीड्स में हम इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, लाइक सबसे पहले तो फूड क्वालिटीज को ही ले लो, ठीक है। फूड क्वालिटीज के साथ साथ फिर सेकंड केस ले सकते हो आप एजुकेशन का, उसी के साथ थर्ड चीज आप इंक्लूड कर सकते हो योर हेल्थ, ठीक है। फोर्थ चीज आप इंक्लूड कर सकते हो और सैनिटेशन, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी आप कैसा पहन रहे हैं, कैसा आप रह रहे हैं, आपके घर में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं लास्ट वन, फाइन। तो होता क्या है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ पॉवर्टी है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि ये एक्चुअली रियल पुअर होते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम बोलते हैं एक्चुअली रियल पुअर, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ना हमारी जो इनकम है, वो जो इनकम एक थ्रेशोल्ड इनकम सेट की जाती है कि हाँ इतने लेवल पर इंसान को हम बोलेंगे कि ये पुअर नहीं है, वो थ्रेशोल्ड इनकम सोर्सेज उसके पास है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं, रियल पुअर जिसको कहा जाएगा, ठीक है। साथ के साथ सेकंड की अगर बात करें, दैट इज योर रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी क्या कहलाता है, रिलेटिव नाम से पता चल रहा है जब हम एक के कंपेयर में किसी दूसरे को अपने साथ देखें तो, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर सपोज करो देयर इज 2 पर्सन, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है। पर्सन ए को मैं कंसीडर कर रहा हूं कि वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा अच्छा है इन कंपैरिजन ऑफ बी, तो हम ये कह सकते हैं कि बी बेचारा अपने आप को क्या सोचेगा कि वो ए से क्या है, पुअर है।
तो इट मींस वहां पर वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिव पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं जब हमारा पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो किसी दूसरे के कंपेयर में। साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर करते हैं टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, अगर एक कॉलोनी या एक सोसाइटी में हम रह रहे हैं तो हम उस घर में 10 उस गली में या उस कॉलोनी में 10 लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और हमारा वेलबींग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उन सबसे लोअर है, तो हम उसमें कहलाएंगे रिलेटिव पॉवर्टी के इंक्लूड करते हुए, मतलब रिलेटिव पॉवर्टी में हम आएंगे। ठीक है, उसके बाद दी थर्ड वन की अगर हम बात करें, दैट इज योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल नाम से पता चल रहा है, अभी इसका एग्जांपल ही मैंने स्टार्टिंग में दिया, व्हेन यू आर नॉट सफिशिएंट इन एनीथिंग, आप किसी भी चीज में ना अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहे हो, ना आपके पास फूड क्वालिटी बेस्ट है, ना आपके पास एजुकेशन है, ना आपके पास हेल्थ प्रॉपर है, ना आपके पास सैनिटेशन है, ना आपके पास रहने के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, एसीज, फ्रिज, या फिर आपके कन्वेंस ले लो, बाइक्स, कार्स, ये सब एवरीथिंग अगर आप इन सबको एक साथ इंक्लूड कर देते हो और ये सब बेसिक नीड्स जो होनी चाहिए आपकी पुअर मतलब पूरी तरह से डिवेस्टेटेड है, पूरी तरह से खत्म हो रखी है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम किस में कैटेगराइज किए जाएंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। ठीक है क्लास, सो ये 3 टाइप की पॉवर्टी बेसिकली बताई गई है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। क्लियर क्लास? क्लियर हुआ क्लास? नो? अच्छा, यस, ओके। एब्सोल्यूट पॉवर्टी बता दूं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ना देखिए हम ये कहते हैं, आपने ममता शायद एक बात सुनी होगी कि गवर्नमेंट के थ्रू ना ये बात बोली गई है कि जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, अगर वो एक दिन का 33 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो दे आर नॉट पुअर। ठीक है, दे आर नॉट पुअर। और बेसिकली अगर ये बात हम कंसिडर करें कि 33 रुपए 33 रुपीज कमाना, अगर कोई एक इंसान 33 रुपीज कमा रहा है, क्या वो 33 रुपीज में अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेगा? क्या 33 रुपीज में वो एक दिन का खाना भी सही से खा सकता है एक पर्सन? नो ना। तो होगा क्या कि मैं अगर ये कंसीडर करूं तो 33 रुपीज इज नॉट इनफ फॉर हिज सर्वाइवल और हर सर्वाइवल। तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि रियल पुअर एक्चुअली वो है जो कि अपनी बेसिक नीड्स में आप रोटी, कपड़ा और मकान ले सकते हो। ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों को वो नहीं अवेल कर पा रहा है उस 33 रुपए में, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएगा। हाँ जी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है एग्जैक्ट? ओके, देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ना हम कैटेगराइज करते हैं जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक नीड्स। ठीक है, सिर्फ बेसिक नीड्स, और बेसिक नीड्स में ना हम मेनली रहते हैं 3 चीजें, अगर मैं शुद्ध शब्दों में बोलूं तो रोटी, कपड़ा और मकान, दैट्स इट। और अगर मैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बोलूं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में ना हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे आ जाते हैं अलग अलग टाइप से। अब मैं अगर सपोज करो मैं बात करता हूँ रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज में क्या होगा कि सैनिटेशन है, लेकिन क्या वो इतना स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन है जितना आपका अर्बन एरियाज में होता है? नो। तो हम ये कंपेयर कर सकते हैं ना कि सैनिटेशन की कंडीशन को बेस्ट करा जाएगा अगर अर्बन एरियाज के जैसा, तो वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इक्वल हो रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल में हम अलग अलग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी जो। हाँ जी, मतलब मल्टी डायमेंशनल में इट्स मोर लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख रहे हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख रहे हैं, नेसेसिटी नहीं देख रहे हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी पूरा नेसेसिटी है, पूरा नेसेसिटी है, यस। ठीक है, सो ये तीनों आपके कैटेगराइज किए गए हैं। उसी के साथ अगर मैं बोलूं तो देखिए पॉवर्टी जो है ना, पॉवर्टी हमेशा ग्रोथ को तो रोकती है, मतलब ग्रोथ तो इंसान करता ही नहीं है पॉवर्टी में। साथ के साथ अगर ग्रोथ होती भी है ना, पॉवर्टी वाला पर्सन थोड़ा बहुत ग्रोथ करता भी है, अपने नंबर्स, अपने सैलरीज इंक्रीज करते हैं, तो होता क्या है कि उसका डेवलपमेंटल डिले होता है, यानी उसका डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। क्यों ऐसा होता है कि ऑब्वियस है, सपोज करो किसी की लो इनकम है, ठीक है, अगर लो इनकम होगी तो वो बेचारा अपना क्या करेगा, या तो वो खा ही सकता है या वो उससे अपनी बेसिक नीड्स पूरी करेगा, उसके साथ साथ वो सेविंग्स तो भूल ही जाए, क्योंकि जब जिसकी लो इनकम होगी तो वो सेविंग्स ही क्या करेगा। अब जब वो सेविंग्स नहीं कर पाएगा तो सेविंग नहीं करेगा तो किसी चीज में इन्वेस्ट भी नहीं करेगा,
ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करेगा तो ये कह सकते हो कि उसकी पूरी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्या रहेगी, लो रहेगी। ठीक है, और इसी के साथ अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट में क्या होगा कि अगर कोई इंसान किसी की कैपिटल जो है, मतलब जो उसको सैलरी मिल रही है वो बहुत कम मिल रही है, साथ के साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब वो चीजों को अवेल ही नहीं कर पा रहा है। अवेल कैसे नहीं कर पा रहा है, अब उसकी सैलरी जो थी उस सैलरी के हिसाब से वो सिर्फ खरीद सकता है एक बाइक, तो वो कार कैसे अवेल करेगा। तो कार अवेल करना, हम ये कह सकते हैं ना, कन्वेंस तो है उसके पास, लेकिन बाइक की जगह अगर वो कार लेना चाहता है और उसी सैलरी में लेना चाहता है तो वो मैनेज कहां से करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं यहाँ पर, जब पॉवर्टी होती है तो। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा, और डेवलपमेंट तो है ही ग्रोथ का एक सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यानी पॉवर्टी दोनों को साथ लेकर चलती है। पॉवर्टी को हटाने के लिए मेजर्स क्या क्या होने चाहिए वो सब अब मैं आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करता हूं कि कैसे कैसे पॉवर्टी के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए आपने शायद ना ये टॉपिक बहुत पहले मेरे ख्याल से लाइक जो से आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये पढ़ा होगा। 11th-12th क्लास की ये टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। और आपका साथ के साथ मैं कहूंगा यानी आपका शायद ये 11th क्लास का टॉपिक है मे बी, मतलब आई एम साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट, सो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने देखा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद ये 11th क्लास का टॉपिक है, तो उनके लिए ये इजी होगा टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बाकी करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आई जाएंगी बातें। सो पॉवर्टी के लिए देखिए आपका एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, एक लाइन है विच इज नेम्ड एज बिलो पॉवर्टी लाइन। एक्चुअल में एक थ्रेशोल्ड लाइन होती है। थ्रेशोल्ड लाइन क्या होती है कि हाँ यहां पर ना कोई पुअर नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक ऐसा क्राइटेरिया जिस पर किसी को पुअर नहीं कहते, और अगर हम उससे ऊपर जाते हैं तो वो केस में आने लगते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल। और अगर हम उसके बिलो आते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इंडिया में जो पॉवर्टी थी ना वो पहले के टाइम पर मेजर की जाती थी बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ किसका, कैलोरीज का। कैलोरीज इनटेक के हिसाब से ना पॉवर्टी को मेजर किया जाता था। ये कहा जाता था कि जो हमारे रूरल एरियाज है ना, रूरल एरियाज में जो कैलोरी इनटेक करेगा पर्सन वो होनी चाहिए 2400 कैलोरी। ठीक है, जबकि जो अर्बन एरियाज के लिए बोला गया था वो बोला गया था 2100 कैलोरीज। ठीक है, सो 21 और 2400 कैलोरीज ये टोटल जो बोले गए हैं, ये हमारे एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि अगर ये दोनों जो कंज्यूम कर पा रहे हैं, रूरल एरियाज वाले 2400 कैलोरी और अर्बन एरियाज वाले 2100 कैलोरी, तो ये हमारे ना बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे। ठीक है, साथ के साथ अगर हम बात करें इसके अपोजिट, तो उसके बाद हुआ क्या, सैलरी का जो सैलरी का आना है उनका पर डे के बेसिस पर, उसके हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए बोला गया कि बिलो पॉवर्टी लाइन में वो आएंगे जो कि अगर आपके दिन के 33 रुपए अर्न नहीं कर रहे हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएंगे, किसमें, रूरल एरियाज में। ठीक है, सॉरी अर्बन एरियाज में। और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में जो अर्न कर रहा है 27 रुपीज दिन के, तो वो पुअर नहीं कहलाएगा। ऐसा गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया। ठीक है, और ये जो बातें थी कैलोरीज और ये सब, ये कैलोरीज वाली बात तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात बता रहा हूं मैं। मतलब ये मान लो कि जब ये कमिटीज फॉर्म नहीं हुई थी, जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, एक्चुअली इन प्रेजेंट क्राइटेरिया भी यही है। प्रेजेंट क्राइटेरिया संदीप कैलोरीज का नहीं है, प्रेजेंट क्राइटेरिया आपका सैलरीज का है, मतलब दिन का जो पर डे वो अर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, जो कैलोरीज वाला बता रहा हूँ वो पहले का है, हिस्टोरिकल है। ठीक है, सो बेसिकली इससे बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए डिफाइन करने के लिए आपकी कमिटीज फॉर्म की गई थी। इन कमिटीज को आपको सिर्फ और सिर्फ ना नाम याद रखना है, दैट्स इट। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी कमिटी बिलो डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन के लिए बनाई गई थी। इनके अलग अलग रिकमेंडेशन से वो भी आपको नहीं करना है, बस ये फॉर्म कब हुई यही इतना ही आपको करना है। सो 4 कमिटीज फॉर्म हुई थी। वन वाज ऑफ योर अलाग कमिटी 1979 में, लकड़ावाला कमेटी दैट इज इन 1993, तेंदुलकर कमेटी 2009 एंड रंगराजन कमेटी 2012।
जिसमें से हमारी रंगराजन कमेटी 2012 इंपॉर्टेंट है, और ये रंगराजन कमेटी के थ्रू ही ये बात को रेकमेंड किया गया था कि अगर हमें बिलो पॉवर्टी लाइन को मेजर करना है तो हम अर्निंग देखें पर डे के बेसिस पर, ठीक है। और साथ के साथ रंगराजन कमेटी के सजेशन में ही ये बात बोली गई थी कि इन इंडिया द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द पुअर रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पुअर को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। यानी अगर पुअर आइडेंटिफाई करने हैं पूरे इंडिया में ऑल ओवर, तो हर स्टेट वाइज वो काउंट किए जाएंगे, हर स्टेट वाइज देखे जाएंगे। क्योंकि आप देखते होंगे कि कभी भी कोई भी स्कीम जो लॉन्च की जाती है यूनियन लेवल पर तो अलग की जाती है, सेंट्रल लेवल पर अलग की जाती है, लेकिन हर स्टेट अपने जो वेलफेयर को है बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आता है, जो आप पढ़ते भी हैं, ठीक है। आप पॉलिटिकल में पढ़ते हैं कि सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए आपकी कुछ ना कुछ अलग अलग स्कीम्स लाई जाती हैं, जिससे कि हर स्टेट कुछ अपने में चेंज ला सके, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका आइडेंटिफाई पुअर करने की टेक्निक है, या फिर पुअर किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाएंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है। सो उसके बाद आते हैं पुअर्टी का एलिवेशन। अगर मुझे पुअर्टी को हटाना है तो क्या तरीके अपनाने चाहिए पुअर्टी को हटाने के लिए। एक्चुअल में पुअर्टी को हटाने के लिए ना आपकी जो फर्स्ट तरीके में आता है दैट इज योर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड व्हाट इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हम ना अपनी इकोनॉमी में जीडीपी को इतना इंक्रीज करें, जीडीपी इतना इंक्रीज करें कि वो पुअर की कंडीशंस को ना सुधार हो सके, पुअर्स की कंडीशन इंप्रूव हो सके, और उनको हम बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकें। और इस इफेक्ट को, मतलब इस अप्रोच को, इस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी बोलते हैं। अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट में होता क्या है कि हम जनरली ना बेस से देखना शुरू करते हैं, बेस से देखना शुरू करते हैं कि बेसिक से हायर की तरफ अप्रोच क्या होनी चाहिए। इट मींस अगर सपोज करो मैं डायरेक्ट ऊपर से देखूं, मैंने किसी ऐसी लोकेलिटी को लिया जहां पर सबकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, और बेसिक नीड्स के साथ अगर मैं वहां पर चाहता हूं कि अब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज किया जाए, तो दिस विल नॉट बी द बेस्ट वे टू क्योर दी पुअर्टी। होना क्या चाहिए कि अगर मैं उन जगहों पर जाऊं जहां पर, जैसे कि आपके रूरल एरियाज में जाऊं जहां पर लोगों के पास इतना खाने को भी नहीं, उनकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही नहीं रही है, साथ के साथ उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो होगा ही क्या, तो हम क्या करते हैं इस अप्रोच में, ट्रिकल डाउन इफेक्ट में, हम डाउन टू अपवर्ड जाते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पर एकदम बेसिक है, बेसिक है जहां पर रूट कॉज है। तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरीके से हेल्प करता है पॉवर्टी के एलिवेशन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड अगर चीज की बात करें, सेकंड पॉवर्टी एलिवेशन का जो वे है दैट इज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गवर्नमेंट स्कीम। एक्चुअल में गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर भी चुकी है और लॉन्च करती आ रही है, जिससे कि क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से लोगों के पास रोजगार नहीं है ना, जिनके पास, तो ऑब्वियस है कि वो लोग क्या करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जिससे कि वो अपनी बेसिक चीजों को पूरा करते चले जाए। बाकी अगर गवर्नमेंट उनको ऐसा एम्प्लॉयमेंट कुछ देती है, ऐसी उनको जॉब्स प्रोवाइड कराती है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों वर्कर्स को, तो होगा क्या कि उनके पास उनकी वेलबींग को स्टेबल करने के लिए, इवन इंक्रीज करने के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। क्योंकि उनके पास अगर एक स्किल आ जाएगी तो वो उसी के बेसिस पर अपने आप को क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे। सो ऐसी ही बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, जिसमें से ना मैं वो डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है क्लास, ठीक है। बाकी आप एक बार जब गो थ्रू होंगे इस टॉपिक से, आपको जो मिले इनकी ना जितनी भी गवर्नमेंट के अप्रोचेस हैं और स्कीम्स हैं, वो सिर्फ आपको नाम और उनमें किया क्या जाता है ईयर, दैट्स इट। आप बहुत डिटेल में मत जाइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम ज्यादातर पेपर में वो आती हैं जो कि न्यू लॉन्च होती हैं। तो रिसेंटली में जितनी भी चल रहे होते हैं ना गवर्नमेंट स्कीम्स, वो पूछी जाती हैं, पुरानी बहुत रेयरली पूछी जाती है। और ये सब जो मैं डिस्कस करूंगा ये पुराने टाइम की हैं, ये हिस्टोरिकल है सारी, ठीक है। अभी भी इनकी थ्रू इनको इनमें चीजें मॉडिफाई करके, रेक्टिफाई करके, इनके थ्रू बहुत सारी एडिशनल इनमें करके ना वो लाई जा रही हैं, अल्टरनेटिव्स लाए जा रहे हैं इनके। हम ये कह सकते हैं कि इनको भी साथ के साथ ही लाया जा रहा है, लेकिन पूछा उन्हीं के बारे में जा रहा है जो भी चल रही है हाल फिलहाल में, ठीक है। ठीक है क्लास।
ओके सो देखिए कौन सी स्कीम्स हैं। बेसिकली फर्स्ट स्कीम की अगर बात करें तो दैट इज योर प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1993 में और इसका सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है प्रधानमंत्री। यस यस संजित, ये स्कीम देखो मैं फिर भी यही कहूंगा संजित कि पढ़ना तो सारा ही है लेकिन फोकस करना है रिसेंट स्कीम्स पे जो न्यू लॉन्च है। ठीक है, पुरानी को बस एक गो थ्रू रीडिंग रखनी है कि हाँ यू नो अबाउट दैम, बट एक्चुअल में पूरा फोकस जो किस पे रहना चाहिए वो न्यू वाली पर रहना चाहिए। ठीक है, सो सर कैन यू गिव अस 1 or 2 टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस। विच टॉपिक संदीप? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए या संदीप आई कैन गिव यू 1 or 2 टॉपिक्स। ऐसा करेंगे कि ना मैं वीकली जब भी आपकी क्लास मतलब मुझे आपकी क्लास अभी लेनी ही पड़ेंगे, मतलब आई थिंक सो ये आपके टॉपिक्स ऑलमोस्ट ले लेंगे 1 वीक से तो ज्यादा ही लेंगे ये टॉपिक्स। ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगा कि आपको हर क्लास में कोशिश करा करूंगा कि एक टॉपिक दे दिया करूं जिसपे आप अपना कुछ मतलब लिखकर मुझे, मैं अपनी मेल आईडी पूछ लूंगा कि आप शेयर कर मतलब मैं करवा सकता हूँ उस पर शेयर या नहीं। सो आई कैन चेक देम आल्सो, मतलब उनको चेक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा व्हाट यू आर एक्चुअली राइटिंग। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में हेल्प हो जाएगी आपकी उसमें। ठीक है, एनी हेल्प? कोई और बात पूछनी है या मैं चलूं आगे टॉपिक पर? संदीप ठीक है ये बात? वीकली संदीप, वीकली तो नहीं, वीकली कैसे करेंगे? देखो वीकली तो मैं ये कहूंगा कि 1-2 ही टॉपिक दे पाऊंगा ना फिर मैं, क्योंकि आपकी क्लास मैक्सिमम मेरे को 10 या से 12 क्लास मुझे लेनी पड़ेंगी। 10 से 12 क्लास में आई विल कवर ऑल दीज टॉपिक्स व्हिच यू हैव गिवन टू मी। तो वीकली तो मैं ये कहूँ कि अगर 10-15 क्लासेस में लेता हूँ तो 2 ही टॉपिक्स पहुंचेंगे आपके पास। तो ऐसा करते हैं ऑल्टरनेट डेज पे दे दिया करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लास पूरे वीक चलेगी इस वीक, तो ऑल्टरनेट डेज पे दे दूंगा। Mamta, sir, most of the contribution to GDP is by the top tiers. Okay, so how can we say the benefits of the growth will penetrate to the ground level? ममता, अगर मैं बात बोलूं तो आप टॉप टायर्स को जो देख रहे हो वो आप लोअर से ही तो देखोगे। टॉप टायर्स पे लोग डायरेक्ट तो नहीं पहुंचे होंगे। स्किल्ड अनस्किल्ड वाला स्किल्ड बना होगा और स्किल्ड वाला प्रोफेशनल वे में आया होगा ना। तो अगर कभी भी मुझे किसी चीज को भी क्योर करना है, किसी भी चीज को जड़ से हटाना है, तो मैं उसके बॉटम से देखूं। यस, लाइक सर्विसेज सेक्टर। अगर मैं किसी भी चीज को रूट कोज देखूंगा तो मैं डाउन देखूंगा या मैं टॉप से देखूंगा? मैं हमेशा डाउन बॉटम से तो स्टार्ट करूंगा ना, तभी तो क्या होगा कि वो ग्रोथ हमारी, अगर हम कह सकते हैं एक पॉवर्टी हटाने का वे क्या होना चाहिए, जब सबका इक्वल बेसिक नीड्स हो जाए, सबकी इक्वल बेसिक नीड्स हो जाए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात नहीं हो रही है, सब जो है वो अपना अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, ये चीज अलग है। लेकिन खा रहे हैं, पी रहे हैं और रह रहे हैं, ये चीज अगर हो रही है तो हम ये कह सकते हैं ना कि हर किसी का लेवल इक्वल हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अलग बात हो गई। ठीक है ममता? ओके, तो फर्स्ट आपकी स्कीम जो कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, PMRY, जो कि आपके इंट्रोड्यूस हुई थी 1993 में, और ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल यूथ। ठीक है, जितने भी रूरल एरियाज का यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बताइए क्लास? व्हाट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? अगर वो सेल्फ ही करते तो गवर्नमेंट को स्कीम्स लाने की जरूरत क्या थी? So skill development.
यस, स्किल्स डेवलपमेंट। एग्जैक्टली होता क्या है कि वो अब तक जो चीजें कर रहे थे ना, वो अपने बेसिस पर कर रहे हैं, अपने लेवल पर कर रहे हैं, बट अगर उन्हें एक सपोर्ट मिलेगा तो वो अपने स्किल्स को क्या करेंगे और ग्रो करेंगे। इसीलिए ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना को स्टार्टअप दिया गया, ठीक है, 1993 में। उसी के साथ सेकंड स्कीम की अगर हम बात करें, दैट इज योर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना, ये भी हमारी 1999 में ये इंट्रोड्यूस हुई थी, और बेसिकली ये किसके लिए हुई थी, दैट इज योर बीपीएल फैमिलीज के लिए, ठीक है। बीपीएल फैमिलीज के साथ साथ एसएचजी जो होते हैं, ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब होता है जनरली जो कि ना अपने कुछ ऐसे बिजनेस स्टार्ट करके रखे हुए हैं जो कि मार्केट में आते हैं, लेकिन उनको इतना मतलब कह सकते हो हाईलाइट में नहीं होते। वो कुछ ऐसे आप कह सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हाथ से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है और वो मार्केट में सेल कर दिए गए, उनको इतना ना ग्रोथ नहीं मिल पाती। तो हम ये कह सकते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वो लोग आते हैं जो कि अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत माइनर से लेवल पर, ठीक है। और इनको जो ये फैसिलिटीज थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इनको ये किसके थ्रू दी गई थी, बाय द बैंक्स क्रेडिट एंड सब्सिडीज, यानी उनको बैंक से पैसा भी मिल सकता है अगर वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं अपने, मतलब इसी में आगे अपने आप को ग्रोथ देना चाहते हैं। साथ के साथ कुछ सब्सिडीज रिलेटेड इसमें स्कीम्स में लाई गई थी, ठीक है। उसके साथ साथ थर्ड वन की अगर हम बात करें, दैट इज मनरेगा। मनरेगा इज बेसिकली ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो कि लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड रहा है अब तक, और अब तक भी चल रहा है मनरेगा। मनरेगा के बारे में आपको क्या क्या पता है क्लास? ये तो सबसे कॉमन हो रखा है, आप बताइए। यस, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज का रोजगार देना, और फिक्स्ड वेजेस। यस, आई लाइक द वे दैट क्लास जब ये क्वेश्चन मार्क लगाती है ना, तो ये मुझे अच्छा लगता है कि वो इसको फिक्स भी नहीं रखते और पूछ भी लिया जाता है। yes, UP is number one in it. Yes, मॉनेटरी सपोर्ट टू पीपल। यस, देखिए, यस, मनरेगा में ना आपका 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है बेसिकली, और ये जिस एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुआ था, ये आपका एम्प्लॉयमेंट एक्ट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के थ्रू हुआ था, जिसमें कि आपको इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए बोला गया था, ठीक है। यानी जितने भी आपके इंडिया के लेबर हैं उनके सपोर्ट के लिए ये ज्यादातर इंट्रोड्यूस किया गया था मनरेगा प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें उनको 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट फिक्स कर दिया गया। जो इसके साथ साथ उनकी एक फिक्स्ड वेज भी कर दी गई कि इतना उनको वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी इसमें ग्रो किया है बहुत लोगों ने मनरेगा के थ्रू, ठीक है। सो चलिए अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपके थर्ड पार्ट पर, जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड कराने के लिए फर्स्ट है आपका, दैट इज योर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 में हुआ था। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 2015, एंड पीएम रूरल डेवलपमेंटल फेलोशिप। पहले तो मुझे ये बताइए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है ये? संजित, यस, एक्चुअली ना गवर्नमेंट स्कीम्स का टॉपिक आपने शायद मुझे बोला है, आई हैव टू कवर। यस, आई विल कवर द वेरियस स्कीम्स ना, सो मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा अभी की भी और पुरानी भी, मेरे से जितना कोशिश हो सकेगी, ठीक है। यस, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बताइए क्या है? So something like access to basic food. समथिंग लाइक एक्सेस टू बेसिक फूड्स, बट यहाँ तो बात हो रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी।
यहाँ बात हो रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सब्सिडाइज्ड रेट पे फूड ग्रेन। संदीप, अगर हम बात करें तो ऐसा हम ये कह सकते हैं कि ऐसा तो पीडीएस में भी हो रहा है ना, कम रेट्स पर राशन अवेलेबल कराना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, रिलेटेड टू फूड क्वालिटी। संजित, सत्यार्थ आप कुछ कह रहे थे? सत्यार्थ, बोलिए सत्यार्थ। आपको, आप पर आए तो थे, माइक तो ऑन किया था आपने। ओके, कुछ नहीं कह रहे आप, चलिए कोई नहीं। देखो, यस यू कैन से संदीप, और ये जितने भी अनमोल ने बोला है, संदीप ने बोला है, यस इसमें जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सब्सिडाइज्ड रेट पर आपकी फूड रेंज को अवेलेबल कराना इंडियन पीपल को, ये इसमें मेन फोकस था। ठीक है, बाकी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करिए आप। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना के थ्रू आपका ये जो आप देख रहे हो आंगनबाड़ी में खाने की फैसिलिटीज, ये भी दीनदयाल अंत्योदय योजना के थ्रू है। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, दैट इज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम रख दिया गया था इन 2015 में। ठीक है, तो ये भी फूड क्वालिटी से और फूड प्रोवाइड के लिए है बेसिकली। उसके साथ पीएम रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप, नाम से पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री के थ्रू ये स्कीम्स लॉन्च की गई थी जिसमें रूरल एरियाज का डेवलपमेंट है। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और उनके फूड क्वालिटीज और उनमें इवन बैंक्स का भी, तो ये सारी चीजें इसमें पीएम रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप में रखी गई है। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें, फोर्थ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग रिसोर्सेज रीच टू दी नीडी। यानी अगर हम बेनिफिट डायरेक्टली पे कराते हैं, कोई स्कीम के थ्रू नहीं कराकर, जैसे कि फर्क सिर्फ इतना था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और इसमें कि पीडीएस जो है वो डायरेक्ट प्रोवाइड कराया जाता है, जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके लिए रजिस्टर कराना पड़ता है। देखो, रजिस्टर पीडीएस के लिए भी कराना पड़ता है, राशन कार्ड बनवाना है और, लेकिन यहाँ पर ना जो आपका ये है गवर्नमेंट स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी हैं जिनके थ्रू ही आप इसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो, जबकि पीडीएस के लिए इतना नहीं होता। पीडीएस में तो आप देख रहे होंगे कि जो बिजनेस भी कर रहे हैं या जो आपका किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं वो भी राशन को अवेल कर सकते हैं, बस उनके सैलरी का कुछ डिसाइड किया जाता है कि इतनी सैलरी ना हो, इससे ऊपर होगी तो उनको राशन नहीं दिया जाता। So basically, government has also established the PDS, Public Distribution System, and the FCI, Food Corporation of India, to ensure the food security for poor people and announcement of the minimum support for farmers, which provides them with financial security. ठीक है, PDS के थ्रू क्या किया जाता है, पुअर पीपल को फूड सिक्योरिटीज दी जाती है, उनको फूड अवेलेबल कराया जाता है, साथ के साथ फार्मर्स को भी मिनिमम सपोर्ट जितना हो सकता है वो दिया जाता है। किसके लिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि फार्मर्स ही तो आपका मेन रोल प्ले कर रहे हैं ना, अनाज आने के लिए, ग्रेन्स आने के लिए। ऑब्वियस है अभी के टाइम पर मिड डे मील इज इटसेल्फ अ स्कीम। यस, मिड डे मील किसके अंडर में आती है? मिड डे मील अपने आप में स्कीम है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए। संजित, स्कूल्स में मिड डे मील जो लॉन्च किया गया है ना, ये तो आपका आई थिंक आर्टिकल भी है कोई, आई डोंट रिमेम्बर, बट है किसी आर्टिकल में मिड डे मील, किसी आर्टिकल के सब पार्ट में है ये। यू हैव टू गो थ्रू विद द पॉलिटिकल साइंस, जब वो पॉलिटी पढ़ोगे उसमें आपका मेंशन है। ठीक है, सो ये आपके बेसिकली पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए ये आपके तरीके बताए हैं जिसमें कि हम पॉवर्टी को एलिवेट कर सकते हैं, पॉवर्टी को हटा सकते हैं। हाँ जी रिया। सर,
एक रिक्वेस्ट है, मतलब आप जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको एक जगह लिख के आप कहीं दे दोगे, हम लोग फिर पढ़ लेंगे वो। रिया एक्चुअली ना जो इम्पोर्टेंट हो हो। चुकी है, हाँ जो हो चुकी है, जो स्कीम्स आ चुकी हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ना मैं एक्चुअली करंट अफेयर्स का ना एक कैप्सूल रेडी कर रहा हूँ अप्रैल मंथ का, सेम एज ऐसे ही मैं प्रिपेयर करूंगा फॉर मई मंथ का। तो ना होगा क्या कि जो भी स्कीम्स अभी की हैं वो मैं उसमें डालूंगा, तो वो आपको मिल जाएगा। साथ के साथ स्कीम्स का मैं एक सेपरेट टॉपिक लेने ही वाला हूँ लेक्चर आपका, तो उसमें सारी स्कीम्स ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं कवर अप करूंगा, और कुछ अगर बच जाएंगी तो आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा रिया। ठीक है रिया? ओके सर, ओके। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी करा दूं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ऐसे देखिए बहुत सारी स्कीम्स है। अगर मैं बात करूं ना तो आपने शायद कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम भी एक स्कीम थी जो कि आपके 1952 के आसपास आई थी, मतलब हिस्टोरिकल में अगर जाओगे ना तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। आपने ट्राइसेम के बारे में सुना होगा शायद, 1979 में ये आया था। ट्राइसेम सुना है किसी ने? ट्राइसेम, TRYSEM। नो, देखिए ट्राइसेम ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये ट्राइसेम आपका बनाया गया था। ये किसके लिए बनाया गया था? रूरल यूथ को एक ट्रेनिंग देने के लिए, बेसिकली जैसे कि आपका इसमें बात कर रहे हैं हम मनरेगा में, ठीक है। इसी तरीके से इनको अनस्किल्ड लोगों को वेजेस फिक्स की जा रही है ना, और उनको फिर स्किल्ड बनाया जाएगा, सेम एज जैसे यहाँ पर भी रूरल एरियाज में रूरल यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए ये एक आपका ये ट्राइसेम नाम की स्कीम लॉन्च की गई थी 1979 में, ठीक है। ऐसे ही एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम भी आया था 1978 1979 के आसपास ही। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आपको सच बताऊं तो बहुत सारों पे फोकस करने के बजाय उन पे फोकस करिए विच आर एक्चुअली मोस्ट वांटेड हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते हो ना, या जो भी देखते हो, एक रिव्यू लिया करो, उनको पेपर को देखो, उनमें से जो भी स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन आए उनको साइड पार्ट करो, साइड में लिखकर फिर उनमें से गो थ्रू हुआ करो कि हाँ ये पूछा गया, इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है। ये होते हैं वे, ना कि आप सारे तो आप याद भी नहीं रख सकते है ना, सारी कैसे याद रखोगे, इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च करती है गवर्नमेंट, ठीक। सो अब उसके बाद आते हैं, देखिए होता क्या है पॉवर्टी के एलिविएशन के लिए। तो हाँ जी रिया। ये लाइक पॉसिबल है कि जो पिछले साल स्कीम्स पूछी थी वो फिर से पूछे इस साल? नहीं, लेकिन उसके अंडर में जो आते हैं ना उससे रिलेटेड पूछते हैं रिया। जनरली ये बैकग्राउंड जो रखते हैं ना, मतलब पेपर सेट जो करते हैं ये यही सोच के करते हैं कि उससे रिलेटेड किसी दूसरी स्कीम को रख दिया जाए, ऐसा करते हैं, ठीक है। मैंने तो जनरली यही रिव्यू किया है, बाकी एग्जामिनर तो क्या ही करते हैं, या पेपर जो सेट कर रहे हैं उनका क्या मन में आ रही है, गॉड नोज, ठीक। सो देखिए पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वर्ल्ड बैंक भी बहुत तरीके से हेल्प करता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं वर्ल्ड बैंक के भी, क्योंकि पूछ सकता है, सेम सारी वही चीजें हैं वैसे तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, इन्होंने स्टेप्स भी बताए हैं कि हम कैसे कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट वन है एक्सेलरेटिंग रूरल पॉवर्टी रिडक्शन, यानी हम पहले स्टार्ट करें कहां से? रूरल एरियाज से। हम रूरल एरियाज की ग्रोथ पर ध्यान दें और वहां से अगर पॉवर्टी हटाना शुरू करेंगे तो हमारे लिए सबसे बेनिफिट रहेगा। ये बेनिफिट एक्चुअली रहेगा क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में हम कह सकते हैं कि कम से कम लोग हर फैसिलिटीज को अवेल कर पा रहे हैं। वो लोग इवन बैंक तक जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है क्या ही हम सेविंग्स करेंगे जब हमारे पास इतना हो ही नहीं पा रहा है, इतनी अर्निंग ही नहीं है, तो बैंक जाने तक कतराते हैं। ये कह सकते हो कि देहात और गांव में ना बहुत हद तक वो लोग ना अपने आप को सीमित रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, उनको ना ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इसको एक्सेलरेट अगर करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, तो हमें रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना चाहिए पहले, ठीक है। उसके साथ उन्होंने बोला कि क्रिएटिंग मोर एंड बेटर जॉब्स, हम जनरली उनके हिसाब से वो जॉब्स क्रिएट करें जो उनके लिए बेटर हो और जिसमें वो इजिली वर्क कर सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। साथ के साथ फोकसिंग ऑन वुमेन एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स,
फोकसिंग ऑन वुमेन एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में यहाँ पर वुमेन के एम्प्लॉयमेंट से तो रिलेट करते ही है, साथ के साथ वुमेन की हेल्थ से भी रिलेट करने के लिए बात की गई है, पुअर्टी रिड्यूस करने के लिए। होता क्या है कि कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो हेल्थ भी एक मेजर इशू है पुअर्टी के साथ, क्योंकि जिस इंसान के पास अर्निंग नहीं है, वो इतना खा नहीं पा रहा है, वो अंडर न्यूट्रिशन रह जा रहा है, अंडर न्यूट्रिशन रह जा रहा है, तो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो हमें जनरली वुमेन की हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, इवन किड्स के भी, और शेड्यूल्ड ट्राइब में ज्यादातर। उसके बाद क्रिएटिंग मोर गुड्स लोकेशन वेयर पीपल लिव लार्जली शेप्स देयर पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ। हमें जनरली ना उन लोकेशंस को देखना चाहिए जहां पर लोकेशंस अच्छी हैं और लोग ना अलग अलग तरीके से अपने आप को ढाल सकते हैं। इट मींस कुछ एरियाज ना ऐसे हैं कि वहां पर लोग चाहकर भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, यानी उनकी ना एक लिमिटेड सराउंडिंग हो चुकी है। लाइक आपके कुछ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ना लोग बड़े सीमित से रहते हैं, उनका एक जो सराउंडिंग है वो ऐसी बन चुकी है कि उन्हें ज्यादा नीड्स की जरूरत नहीं, मतलब उनको जरूरत ही नहीं है बहुत सारी चीजों की। तो हम ये कर सकते हैं कि उनको ना उनके स्पेयर में से बाहर लाकर, जितने स्पेयर में वो रहना चाहते हैं उससे बाहर लाकर उनको डेवलपमेंट दिया जाए, तो मे बी उनको अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स पता चलेंगे लाइफ के। ठीक है, उसके साथ साथ इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स फॉर द पुअर। ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स क्या होते हैं ये बताओगे मुझे? इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स फॉर द पुअर कहना क्या चाहता है, क्या समझ रहे हो इस बात से? क्लास क्लास कहाँ चले जाते हो सब? बाकी कोई दरक्षण, am I pronunciating it correct? दरक्षण कौसर, हिमांशी, करण चौधरी, आज कनिनिका भी नहीं बोल रही हैं, अनमोल भी नहीं बोल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कुछ है क्या रिलेशन? यस, देखिए नहीं रिया, परिणीति ने आंसर किया है ग्राफिकली ह्यूमन जो है हमारे वो कैसे डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअल में ना हर एक डेमोग्राफिक जोन्स में अलग अलग तरीके से लोगों का डेवलपमेंट है। कुछ लोग ना अपने छोटी चीज में भी बहुत बड़ा कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो ये कह सकते हो अपने आप को उन्हीं चीजों में ढाल रहे हैं जिन चीजों के लिए वो लायक हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें ह्यूमन के आउटकम्स अच्छे आ रहे हैं उन्हीं के थ्रू ह्यूमंस अपने आप को डेवलप करें। ठीक है, उनको बशर्ते किसी और चीज में ना लाकर उनको उन्हीं के फील्ड से जोड़ा जाए तो बेहतर रहेगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स इस चीज को बात करते हैं। कनिका ओके, आप तो हाँ साइंस के हो, आई फॉरगॉट। ठीक है, कनिका आपको तो मतलब फिर कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप ऐसा कहना चाहते हो क्या? ओके ओके ठीक है, आना चाहिए। बाकी करण चौधरी, आप कहाँ हो? आज बच्चे काफी हैं, पूर्वी गुप्ता, संभवी, श्रेयांश सिन्हा, साक्षी, ऑल यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ आ रहा है क्लास? पता है कुछ बच्चे जो बोलते नहीं है ना उनके साथ बड़ा इश्यू रहता है, या तो वो पूरा अच्छे से समझ लेते हैं या फिर कहीं कुछ डाउट रह जाता होगा और वो पूछने की जहमत नहीं उठाते। ओके श्रेयांश, गुड, यू आर गेटिंग द थिंग्स। सत्यार्थ रस्तोगी, संभवी दत्त, बाकी सेफ रह रहे हो ना सब? कोविड टाइम चल रहा है ये भाई, किसी को कोई दिक्कतें तो नहीं हो रही, कोई दुख कोई परेशानी में बता दीजिएगा। Sir, हाँ जी, improving human development comes for the post can be stated as like कि गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो जिसका ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, वन पर्सन इज डेवलप्ड, उसका बेनिफिट इन पुअर को सकता है लाइक दैट। Sandeep, can you type what you are asking? Because your voice is cutting down between, na?
आपने कुछ ऐसा बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो रहा है वो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू 1% कुछ आप कह रहे हैं शायद। अभी आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं बता था कि जैसे इम्प्रूविंग डेवलपमेंट, जैसे किसी एक ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ, देन उसका जो आउटकम है तो वो डायरेक्टली एक किसी पुअर को भी मीन्स इफेक्ट कर सकता है उनके डेवलपमेंट के लिए। एग्जैक्टली कर सकता है ना। देखो सपोज करो, अगर मान लो मैंने कोई एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप किया, एंड बिजनेस स्टार्टअप वो मैंने ना अपनी कुछ ऐसी स्किल से रिलेटेड किया है जो स्किल ना किसी दूसरे को भी आती है, एंड वो अगर मैं उसको इंक्लूड करता हूं अपने साथ तो मेरा डेवलपमेंट तो है ही, और वो उस पुअर का भी डेवलपमेंट है ना। अगर सपोज करो कोई मैं हैंडमेड चीज बना रहा हूँ, उस हैंडमेड चीज के साथ मैं अपने साथ कोई एक लेबर लगा ले रहा हूँ और उसको भी वो स्किल आती है, तो ऑब्वियस है ना कि वो उसके साथ साथ मेरे साथ साथ उसका भी डेवलपमेंट होगा। तो किसी एक ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम के साथ किसी दूसरे पुअर का भी डेवलपमेंट होना, मतलब 100% श्योर नहीं, लेकिन कुछ परसेंट होगा, 50-60% होगा। ठीक है संदीप। सोनाक्षी सिंगल, कुछ कहना चाहते हैं आप? कैन वी से दिस अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट for what? The improving human development outcomes for the poor, Mamta? Mamta, you are saying no, Mamta. You cannot say trickle down effect. Trickle down effect में ना आप बेसिक नीड्स की बात कर रहे थे, हम याद करो हमने बात की थी कि डाउन टू अप हम बेसिक नीड्स के लिए जा रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है डेवलपमेंट की, यानी वो इंसान ग्रोथ कर चुका है, उसे डेवलपमेंट की जरूरत है, और वहां पर तो ग्रोथ भी नहीं थी ना, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही थी। ठीक है। सो देखिए, अब इन पांचों के बाद वर्ल्ड बैंक ने जो सजेस्ट किए हैं उनके बाद रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इज ट्रिकल डाउन इफेक्ट। यस, जो इकोनॉमी को भी इफेक्ट करे, साथ के साथ लोगों का तो भला होगा ही होगा। ठीक, उसी के साथ साथ हम कुछ इंडेक्सेस की बात करते हैं जो कि पॉवर्टी को मेजर करते हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, और अगर आपको डिटेल्स जानी होगी तो एक बार आप गो थ्रू हो जाना, वैसे नो रिक्वायर्ड। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। फर्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपके इंडेक्स जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को शो करते हैं, और डेवलपमेंट किससे पता चलेगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से डेवलपमेंट पता चलेगा, जबकि ग्रोथ किससे पता चलती है? बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ से। ठीक है। उसके साथ सेकंड है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पर हम जो कैलकुलेट करते हैं ये अकॉर्डिंग टू द जेंडर, यानी मेल फीमेल में कौन कितना क्या क्या ग्रोथ कर रहा है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स उसके बेसिस पर होता है। साथ के साथ जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स का मतलब है यहाँ वेजेस से रिलेटेड कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स को किसी एक सेक्टर में ज्यादा वेज दी जा रही है और किसी दूसरे सेक्टर में मतलब उसी सेक्टर में फीमेल को कम दी जा रही है, तो यहाँ पर जेंडर इनइक्वलिटी आ जाती है, और उस इंडेक्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? पॉवर्टी मेजर कर सकते हैं। साथ के साथ मल्टी नो इनकी जो नहीं पूछता, पॉवर्टी रिलेटेड तो नहीं पूछता, लेकिन इनमें से ना एक का पूछा हुआ है हिमांशी, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का पूछा हुआ है एक आपका, आई थिंक मुझे जितना याद है वो SBI PO में आया था, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। Sanjit, indexes are from the international organizations. Yes. Yes. अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि कौन इनके इंडेक्सेस डेवलप करता है। ठीक है। सो दस दी हाँ, फोर्थ रह गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल में यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, मल्टी डायमेंशनल वर्ड जब भी आएगा तो याद रखिएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जो जो चीजें हैं, हेल्थ, सैनिटेशन, व्हाटएवर, ठीक है, वो सब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में रखे जाते हैं जब ये मेजर किया जाता है। उसके बाद दस दी पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद मेनी अदर सोशल प्रॉब्लम्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन रिमेन्स ए प्रायोरिटी फॉर ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ द डे। सिंपल सी बात है, पॉवर्टी अगर देखा जाए ना, पॉवर्टी किसी की स्पेसिफिक चीज से नहीं होनी चाहिए। पॉवर्टी मैंने ये पॉइंट सिर्फ इसलिए यहाँ पर रखा है कि पॉवर्टी हमेशा मल्टी डायमेंशनल ही होती है, क्योंकि किसी के पास अगर रोटी है ना
तो रोटी रोटी के बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि आपने पॉवर्टी एलिविएट कर दी। अगर रोटी मिलनी शुरू हो गई है तो उसे पॉवर्टी हट गई है। उसे कपड़े की नीड भी होगी क्योंकि ठंड गर्मी हर जगह पर उसे रहना है, रहने के लिए फिर उसे एक छत भी चाहिए, बारिश भी है। तो जनरली क्या है, मल्टी डायमेंशनल तो अपने आप हो जाएगा, फिर सैनिटेशन की भी उसे चाहिएगी, जरूरत पड़ेगी। तो पॉवर्टी हमेशा किसी एक चीज से मेंटेन पे कैलकुलेट नहीं होती, हमेशा मल्टी डायमेंशनल पर ही कैलकुलेट होती है। तो सबसे लास्ट जो इंडेक्स है ना, that is most preferable index for the poverty calculation, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल poverty index। ओके ओके क्लास। सो अब ना एक्चुअल में यहाँ पर ये मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और ये ना कुछ एक्चुअली परसेंटेज के हिसाब से कुछ स्केल्स रखे हैं मैंने, जो कि प्रीवियस डेटा भी हैं और कुछ अब के डेटा भी हैं। तो मैं इनको लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, ठीक है, मैं इसको बाद में लूंगा जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने ये जो बताया है, जो आपके इंडेक्सेस कैलकुलेट करते हैं, ये आपके तीन ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो कि आपके सेंसस ये इंडेक्सेस को कैलकुलेशन में हेल्प करते हैं, पॉवर्टी मेजर में हेल्प करते हैं। वन इज ऑफ योर द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी में, मतलब पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कोई भी पॉवर्टी इंडेक्स जो कैलकुलेट होगा वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही होगा। उसके साथ सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया ऑब्वियस है पॉपुलेशन के हिसाब से, साथ के साथ लोगों की जरूरतों के हिसाब से। एंड इंडेक्सेस फ्रॉम द इंडिया, ये सारे इंडिया की इंडेक्स हैं पीछे जो मैंने बताया संजय, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कैलकुलेशन के लिए पूछ रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहे हैं जो इंडेक्स कैलकुलेट करता है फ्रॉम इंडिया? ये नाम आपके सामने है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का ही है, ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, उसके बाद सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से, साथ के साथ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा फॉर ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट जितना भी हो रहा है और ट्रेनिंग डेटा जितना भी है, उन सब का एक मतलब डेटा रखना, वो किसके पास रहता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन के पास रहता है, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे हैं जो कि ऑफिशियल डेटा रखते हैं, किसका? एम्प्लॉयमेंट का। तो ये मैं एम्प्लॉयमेंट पे क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट कराऊंगा, और अनएम्प्लॉयमेंट जब कराऊंगा ना तो ये चीज और क्लियर होगी। अनएम्प्लॉयमेंट में कुछ नहीं है, आपको पांच छह टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स पढ़ने हैं और वो उसमें ही कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ है नहीं उसमें खास अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे तो आपके यहाँ पर इंडेक्सेस से बनते हैं, पॉवर्टी के बनते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड आपका ये बन जाता है कि कैसे एलिवेट किया जा सकता है, कौन कौन से चेंजेस ला के किया जा सकता है। तो ऑप्शन में वहां ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं या स्कीम से बनते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको दोबारा से लूंगा यहाँ से ही, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट बोथ, ठीक है क्लास। हाँ हाँ, हिमांशी एसएससी में आते हैं, मैंने ये स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये टॉपिक ना बैंक से ज्यादा एसएससी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उमंग? मैं ना लास्ट क्लास में आपका ना जितने टॉपिक्स मैं कवर करूंगा, वो नहीं जो आलोकित सर ने किए हैं, जितने टॉपिक मैं कवर करूंगा उनके मैं कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तो उनमें इस टॉपिक के भी क्वेश्चंस होंगे। तो मैं वो आपको बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन रेज होते हैं और वहां आपको एग्जैक्टली समझ आएगा, ठीक। सो क्लास, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है, मुझे वो भी ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, कल क्लास में लूंगा, कल क्लास में मैं अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर दूंगा, हो सका तो आधे घंटे में, और उसके बाद मैं सेंसस डिस्कस करूंगा, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।